हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ। ऑलरेडी मैं रिफ्रैक्शन करा चुका हूं, रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ के कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, उसके ऊपर यूज्ड क्वेश्चंस भी करा चुका हूं और आज भी थोड़े उसी के बेस पे क्वेश्चन चलेंगे और रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ के बेसिस पे क्वेश्चन चलेंगे। रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ एक्चुअली में है क्या। अगर मैं रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ की बात करूं तो कभी जिंदगी में नहाने का मौका मिले और टैप से अगर आप बाल्टी में पानी भरें तो जो मग वगैरह रखा होता है वो तुम लोगों को ऊपर दिखाई देने लगता है जब पानी भर जाता है। तो उसकी एक्चुअल डेप्थ कुछ और होती है और जो अपीयरेंट होती है वो कुछ और दिखाई देती है। जैसे एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि ये उसकी एक्चुअल डेप्थ है, यहां पर वो पॉइंट है, बट ड्यू टू रिफ्रैक्शन वो यहां पे दिखाई देने लगता है। सर ऐसा क्यों होता है। रिफ्रैक्शन होने की वजह से ऐसा होता है कि उसकी पोजीशन जो एक्चुअल है वो वहां पे नहीं कहीं और दिखती है। जैसे कि एग्जांपल दे दो मैं आपको, हम लोग सनलाइट की बात करते हैं, हम लोग सन की बात करते हैं। सन जहां पर है ना, जैसे हम लोग सन यहां देख रहे हैं, वो एक्चुअल में यहां होता नहीं है वो यहां पे, बट मुझे दिख यहां रहा है। क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन होते 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 मेरी आंखों में रेज इधर से दिखती हुई आ रही है, इधर से आ रही है, तो मैं अपनी आंखों जिधर से रे आती है मैं उधर की तरफ देखता हूं तो मुझे वो वहीं दिखाई देता है। तो सेम एज इट इज ये धोखा है, ये यहां है, मतलब है एक्चुअली में यहां पे, पर दिखाई यहां देता है। ये हमारा अपीयरेंट डेप्थ है और ये हमारा रियल डेप्थ है। तो आज हम इस रिलेशन को ड्राइव करेंगे, रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ में रिलेशन क्या होता है। डन मेरा बच्चा। तो आज रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ के क्वेश्चंस को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन है ये। अब कहानी को आगे लेके चलता हूं। देखिए मेरे बच्चे, थोड़ा सा डायग्राम को समझने की कोशिश करिए पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखिए यहां पर एक सुंदर सी आंख लगी हुई है, ये सुंदर सी आंख है, हम बकेट को देख रहे हैं और ये वाला पोर्शन रिफ्रैक्ट होकर ऊपर की तरफ जा रही है लाइट। बट मैंने कहा कि रिफ्रैक्शन थोड़ा इधर भी हुआ होगा, थोड़ा इधर भी होगा, बहुत छोटे एंगल पे, बट रिफ्रैक्शन दिखाना है ना। यहां पे अगर मैं नॉर्मल की बात करूं तो नॉर्मल पे स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं कर सकता मैं, नॉर्मल पे स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो मैंने कहा नॉर्मल पे स्नेल्स लॉ नहीं लगेगा, थोड़ा सा रिफ्रैक्शन दिखाना पड़ा। तो मैंने कहा एक रे ऐसे करके गई यहां पे और फिर यहां पे रिफ्लेक्ट हुई और उसने क्या एंगल बनाया, यहां पर आई एंगल बनाया। क्या एंगल बनाया? आई एंगल फॉर्म किया। और ये कितना है? आर एंगल्स। ये आर एंगल बना रहे हैं। बेटा ये एंगल छोटे हैं, इनके बीच का गैप कम है, बट डायग्राम दिखाने के लिए मुझे थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ा। अब ये एन और एन डैश, यहां पर कह सकता हूं एन और एन डैश, एन एन डैश पैरेलल है, पता है किसके? ए ओ के। ये पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो देखो ये एंगल आई है तो ये एंगल आई होगा, और ये अगर एंगल आर है तो ये वाला एंगल आर होगा। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या किया, इंट्रायंगल ए ओ बी, मैं बता रहा हूं बस रिफ्रैक्शन के लिए मैंने ऐसा शो किया हुआ है, बट इन रियलिटी ये छोटे छोटे एंगल्स होते हैं। अब मैंने कहा कि इंट्रायंगल एओबी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ये आई दिखाई दे रहा है, ये ओ दिखाई दे रहा है, ये ए दिखाई दे रहा है और ये बी दिखाई दे रहा है। डन मेरा बेटू। अब यार अगर मुझे यहां पे साइन आई निकालना हो तो सलोनी क्या होगा? साइन आई, साइन आई क्या होगा? यार परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? ओ बी। ये ओ है मेरी मां, ओ बी। अब मैंने बताया ना कि आई बहुत छोटा एंगल है एक्चुअली में, तो अगर आई एक छोटा एंगल है तो ध्यान से सुनो, ओ बी जो है वो लगभग लगभग ओ ए के बराबर है।
ये लाइन लगभग लगभग दोनों के दोनों सेम है क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है। तो अब यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, साइन एंगल आई। अच्छा ये क्यों, बिकॉज एंगल्स आर स्मॉल, एंगल्स एक्चुअली में छोटे हैं। साइन आई की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूं, ए बी अपॉन में ओ ए। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1 निश्चय। मैंने पहले क्वेश्चन बना दी। अब मैंने करा इन ट्रायंगल ए आई बी, कुछ ऐसा दिख रहा है, ये आर दिख रहा है, ये आई दिख रहा है, ये ए दिख रहा है, ये बी दिख रहा है। अब सलोनी मुझे साइन आर चाहिए, ए बी बाय बी आई। पर बी आई लगभग किसके बराबर होगा, लगभग लगभग ए आई के बराबर होगा। तो मैं यहां पर साइन आर को क्या लिख सकता हूं, ए बी बाय ए आई। डन। और क्या मैं इसे इक्वेशन 2 मान सकता हूं। मैंने कहा फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाई 2, 1 डिवाइडेड बाई 2, मैं दोनों को डिवाइड करता हूं। जब मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूं तो क्या हुआ यहां पे, साइन आई साइन आर इक्वल टू ए बी ओ ए बी बाय ए आई ए बी से ए बी कट गया तो क्या बना, ए आई बाई ओ ए। अब यहां पर आप एक बात देख लो कि अभी नॉर्मल शिफ्ट नहीं, अभी नॉर्मल शिफ्ट पे बाद में आएंगे। आपने देखा साइन आई साइन आर क्या है हमारा, ए आई बाई ओ ए आई बाई ओ ए, साइन आई बाई साइन आर। अब ध्यान से सुनो, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, पता है स्नेल्स लॉ क्या कह रहे हैं यार, स्नेल्स लॉ कह रहा है कि भाई जो लाइट है, अगर मैं एक एक एग्जाम्पल लूं, इसे मीडियम 2 मान लूं, इसे मीडियम 1 मान लो, ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है। तो लाइट जो है मीडियम 2 से मीडियम 1 की तरफ जा रही है, लाइट 2 से 1 की तरफ जा रही है। अगर लाइट 2 से 1 की तरफ जा रही है तो मैं स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखूंगा ना, लाइट सेकंड से फर्स्ट मीडियम में जा रही है, सेकंड से फर्स्ट मीडियम में जा रही है, तो मैं उसे यहां लिख सकता हूं ना, साइन आई बाई साइन आर। अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लूं और इसे इक्वेशन 4 मान लूं, तो आपको बता दूंगा कि 4 फ्रॉम 3 and 4 आप ये लिख सकते हो मेरे बच्चे, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई, ये दोनों दिख रहे हैं आपको। yes, तो आप लिख सकते हो 2 म्यू 1 इक्वल टू ए आई बाई ओ ए। बट बेटू लास्ट एंड फाइनल चीज, हमें लाइट सेकंड टू फर्स्ट मीडियम में जा रही है, सेकंड टू फर्स्ट मीडियम में जा रही है, बट वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग दैट फिनोमिना फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड। यार रिफ्रैक्शन नो डाउट अबाउट इट, सेकंड मीडियम टू फर्स्ट मीडियम हो रहा है, बट मैं ऑब्जर्व कहां कर रहा हूं, मेरी सुंदर आंखें कहां रखी हुई है, फर्स्ट टू सेकंड ऑब्जर्व कर रही है। तो अगर मुझे चाहिए ये फिनोमिना सेकंड सॉरी फर्स्ट टू सेकंड चाहिए, तो ये तो उल्टा करना पड़ेगा, इसे रिवर्स करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं इसे उल्टा करूंगा तो ये AO अपॉन में AI हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा ना, यस सर, रिवर्स हो गया। तो अब देखो 1 म्यू 2 इक्वल टू AO अपॉन में AI, और पता है आपको AI क्या है, AO क्या है, AO हमारा रियल डेप्थ है और AI क्या है, अपीयरेंट डेप्थ।
तो हम कह सकते हैं कि μ2 बाई μ1, इसको ऐसे लिख सकते हैं, Yes, sir. Yes, sir. बाय रियल डेप्थ अपॉन में अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ एंड अपियरेंट डेप्थ। अब देखो ना, μ2 इक्वल टू मैं म्यू लिख सकता हूं और μ1 इक्वल टू 1 लिख सकता हूं। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, म्यू इक्वल टू आर डी अपॉन में ए डी, आर डी अपॉन में यहां क्यों नहीं चल रहा, छोड़ो इधर छोड़ो, आर डी अपॉन में ए डी, एंड दिस इज द रिलेशन, मतलब रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ की डेरिवेशन है। आई होप ये डेरिवेशन समझ में आई। अब इसके अंदर एक पॉइंट है, दैट इज अ नॉर्मल शिफ्ट, जो हम डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मल शिफ्ट, या नॉर्मल शिफ्ट इज नथिंग एल्स, नॉर्मल शिफ्ट इज नथिंग एल्स। आपको एक चीज ध्यान से सुनना है, नॉर्मल शिफ्ट वगैरह कुछ है नहीं। देख सलोनी यार, ऑब्जेक्ट ना एक्चुअली में है यहां पर, दिख कहां रहा है, यहां पर। तो ये जो भी चीजें हैं, ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, ये डी शिफ्ट हुआ ना, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है ना, शिफ्टिंग तो डी ऊपर हुई है। Yes. मेरा बेटू, ये एडी है, सॉरी ये आरडी है, उसी को आगे ना। ये आरडी है और ये हमारा एडी है। और ये क्या है, नॉर्मल शिफ्ट। कितना ऊपर शिफ्ट हुआ है, RD minus 80. यस। तो हम कह सकते हैं ना, नॉर्मल शिफ्ट क्या है हमारा, आरडी माइनस एडी। दिस इज अ नॉर्मल शिफ्ट, ये नॉर्मल शिफ्ट हो गया, डी इक्वल टू आरडी माइनस एडी। बट चलो एक रिलेशन ये है, बट मैं क्या लिख सकता हूं, देखो एडी इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, यहां देखो, यहां से ये नहीं, आरडी बाई म्यू, मैं यहां पे लिख सकता हूं एडी की जगह पर आरडी बाई म्यू। अरे यार, इसको नीचे भेज दिया, इसको ऊपर बुला लिया। तो मैंने क्या देखा, डी इक्वल टू आरडी माइनस आरडी बाई म्यू। आरडी अगर कॉमन ले लूं तो 1 माइनस, ये भी एक फॉर्मूला है यार नॉर्मल शिफ्ट का। आप इसे लिख सकते हो, आरडी को थिकनेस लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो फॉर्म आरडी ब्रैकेट 1 माइनस म्यू, Okay. या आरडी इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन में म्यू। अरे दिस इज द बाप, ये बाप है। सारे फॉर्मूले यहीं से ड्राइव हो रहे हैं यार, और नथिंग एल्स। आई होप आपको रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ की डेरिवेशन समझ में आई। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है यार, एग्जाम में कई बार आई हुई है। चलिए क्वेश्चन देखें। देखो अब हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं। अपीयरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द बॉटम ऑफ द टैंक फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.3। भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, दैट विल बी 1.3। जो भी लिक्विड फिल है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है। और अपीयरेंट डेप्थ क्या दिया हुआ है, हमें निकालना होगा एक्चुअल डेप्थ ऑफ 7.7 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, आरडी एक्चुअल डेप्थ। अरे ठीक है यार, म्यू इक्वल टू व्हाट, आरडी बाई by एडी। तो मुझे आरडी चाहिए, तो म्यू इंटू AD एडी। म्यू 1.3 है 7.7 और 7.7 है, निकाल लो आंसर आ जाएगा 10.01 सेंटीमीटर। 10.01 सेंटीमीटर। लो आंसर आ गया। अरे बच्चों का क्वेश्चन है यार, क्लियर, ये बेसिक्स था। चलो अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये पेपर में कई बार आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को समझना पहले। अ टैंक इज फिल्ड विद वाटर टू अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। एक टैंक है
जिसको वाटर से फिल कर दिया मैंने, और इसकी टैंक की हाइट कितनी है, मतलब जितना फिल किया मैंने वो कितना है, 12.5 सेंटीमीटर. द अपीयरिंग डेप्थ ऑफ द निडल lying at the bottom of the tank is measured by a microscope to be at 9.4 सेंटीमीटर. एक निडल इसके नीचे रखी गई है, इस टैंक के नीचे, और वो टैंक के नीचे जो निडल रखी हुई है, यहां पे निडल है, वो कहां दिखाई दे रही है, 9.4 सेंटीमीटर 9.4 सेंटीमीटर पे, AD है. यानी एडी भी गिवन है. What is the refractive index of water? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा? पहले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, चलो ठीक है, पहला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. म्यू इक्वल टू आरडी बाई एडी होता है. आरडी तुम्हारा 12.5 सेंटीमीटर है. क्या है वो, कैलकुलेट करो जरा फटाफट कैलकुलेटर से, कितना आ गया यहाँ पे म्यू का वैल्यू 1.3 के राउंड आएगा. चेक करो 1.3 के राउंड आएगा. 12.5 अब डिवाइडेड बाय 9.4 1.32. म्यू कितना आ गया 1.32. सुनना, इफ क्वेश्चन है अगर इफ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.63. अगर मैं इस टैंक में से वाटर को निकाल दूं, ये क्या है, ये वाटर था, इस वाटर को निकाल दूं और वाटर को निकालने के बाद क्या रखूं, 1.63 का एक लिक्विड फिल कर दो. यहां देखो ये टैंक है, 12.5 सेंटीमीटर पे हम एक लिक्विड डाल देते हैं. 12.5 सेंटीमीटर पे ही हमने एक लिक्विड को फिल किया, और बट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिस्टम पता क्या है, 1.63. 1.63. नीचे में 9.4 ही रहेगी. Same है. By what distance would the microscope have to be moved focus on the needle again? अब needle तो ये लगी हुई, ये needle है, needle ये. अब जब needle ये है तो अब वो कह रहा है कि यार उस माइक्रोस्कोप को कितना शिफ्ट करूं. देखो ना, by what distance would the microscope have to be moved? कितना डिस्टेंस मूव करना पड़ेगा जिससे उसका फोकस सेट किया जाए. अरे पहले यार इसका एडी निकाल ले. तो एडी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला नहीं होता, म्यू इक्वल टू आरडी अपॉन में एडी. क्या निकालना है हमें, एडी निकालना है. तो एडी इज व्हाट, आरडी बाई म्यू. डिवाइड करिएगा फटाफट. 4.882. ये आ गया तुम्हारा 1 आरडी 12.5 डिवाइडेड बाई 63. कितना आया, 4.882. सर 7. पॉसिबल ही नहीं है. 6 क्या कहा, 7.6 आ रहा है. 7.6 आ रहा है ना. 7.66. पागल है. 12.5 डिवाइडेड बाय 160. 7.63. हाँ ये आ रहा है 7.66. गाड़ी से कर रहे हैं, गाड़ी सस्ती है, फोन डालना. हाँ. 80 कितना आ गया 7.66. ठीक है. अब जब 7.66 आ गया, यानी इसका एडी कितना है 7.6 सेंटीमीटर. इसका एडी 7.6 है, इसका एडी कितना 9.4 है. पहले वो जो माइक्रोस्कोप है 9.4 पे देख पा रहा था, अब ये 7.6 को देखना है तो उसे और मूव करना पड़ेगा. तो पूछे कितना मूव करेगा, तो शिफ्ट बस 9.4 माइनस 7.6 करो, 1.8. यानी 1.8 सेंटीमीटर आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा उसका फोकस सेट करने के लिए. आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा. क्लियर है मेरे बच्चे, डन. ओके, ये क्वेश्चन उन क्वेश्चन से डिफरेंट आ गया, थोड़ा स्पीड पे आ गया. ये देखो, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ ग्लास इज इतना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ ग्लास इज इतना 2 × 10 की पावर 8, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर इज इतना.
By how much would the ink dot appears to be raised when covered by a glass plate of thickness 6 centimeter? अरे यार क्वेश्चन सुनो, एक ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस कितनी है 6 सेंटीमीटर है। हमने क्या किया, एक इंक डॉट लगा दिया, एक इंक डॉट लगा दिया, ये इंक डॉट है, ये इंक डॉट है। ये इंक डॉट कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, ये इंक डॉट कितना ऊपर उठाई वो देगा। अरे यार पता है, सीधी सीधी बात बताऊं, ये क्या हमारा आरडी है, इंक डॉट कितना ऊपर उठाई हुआ देगा, यानी एडी निकाल रहा है। कह रहा है रेज टू बी अप, बाय हाउ मच वुड द इंक ड्रॉप अपीयर्स टू बी रेज्ड, यानी कितना ऊपर उठेगा, यानी आपको डी फाइंड आउट करना है, आपको डी फाइंड आउट करना है। तो यार डी का फॉर्मूला अभी अभी मैंने बताया था, या तो सीधा क्या करो, देखो अभी डी का नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला बताया मैंने, क्या था, आर डी 1 - 1 बाई म्यू। आर डी आपको पता है, म्यू पता कर लो, या सीधा सीधा एडी निकालो, आरडी में से एडी माइनस कर दो, जो आपका दिल करे वो कर लो, दोनों ही इजी मेथड है। आप एडी निकाल लो या आप सीधा इस फॉर्मूले से निकालो, किस फॉर्मूले से निकालना चाहते हो, एडी वाले से। तो चलो म्यू इक्वल टू आरडी बाई एडी। भाई मेरे को म्यू नहीं पता, बट मुझे ये तो पता है कि जो फॉर्मूला होता है, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, v by c, c by v, rd अपॉन में ad, c कितना है 2 into 10 की पावर, rd कितना है 6, ad फाइंड आउट करने, ये कितना हो गया 1.5, ad इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 1.5 यानी 4 सेंटीमीटर। ये तो एडी आया, बट मुझे क्या निकालना है, शिफ्ट निकालना है। तो डी कितना आएगा, आर डी माइनस 6 माइनस 4 सेंटीमीटर। डन, क्लियर है। लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए, ये क्वेश्चन और मजेदार है। टाइम टेकन बाय द सनलाइट टू पास थ्रू अ ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 5 mm एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। देखो एक ग्लास स्लैब है हमारे पास, ये क्या है, ग्लास स्लैब। अब इस ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है, 5 mm की है, 5 mm थिकनेस है। इस ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है 1.5। अब क्या होता है, एक लाइट इसके ऊपर फॉल होती है, एक लाइट ऐसे फॉल हुई, ऐसे गई, ऐसे निकल गई। आपको बताना है कि उसको यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगा होगा। उसे यहां से यहां तक अबे डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस क्या है 5 mm। 5 mm को क्या कर सकते हो तुम लोग, मीटर में चेंज, 10 की पावर माइनस 3 मीटर, डिस्टेंस आ गया। काश मुझे स्पीड पता होती, मुझे स्पीड पता होती तो मैं सब चीजें फाइंड आउट करता। अब यार देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, क्या स्पीड निकाल सकता है आराम से, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, वी चाहिए सी बाई म्यू, सी कितना है 3 into 10 की पावर 8, म्यू कितना है 1.5, चेक करो 2 into 10 की पावर 8 आ गया। अब स्पीड पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गया, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय
डिस्टेंस कितना है? 5 इंटू 10 की पावर -3 और स्पीड कितना है? 2 into 10 to the power 8. 2 इंटू 10 की पावर 8। तो 5/2 इंटू 10 की पावर -11 सेकेंड। कौन सा है ऑप्शन? B. डन, इजी था। लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये नीट का है क्वेश्चन। A light ray fall on a glass surface of refractive index is √3. Refractive index कितना दिया है? Refractive index is √3 at an angle 60 degree. आई कितना है? देखो ध्यान से सुनो, ये ग्लास स्लैब है, एक लाइट रे फॉल हो रही है, कितने डिग्री एंगल पे? 60 डिग्री एंगल पे। अब ये रिफ्लेक्ट भी हो रही है और रिफ्रैक्ट भी हो रही है। मुझे बस एंगल फाइंड आउट करना है, मुझे एंगल फाइंड आउट करना है इंसिडेंट में, सॉरी रिफ्लेक्टेड लाइट में और रिफ्रैक्टेड के बीच का, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। यार ये आर है और मुझे थीटा फाइंड आउट करना है। अब एक बात है, ये 60 डिग्री है तो ये भी तो 60 डिग्री होगा। अब एक लाइन देखो, ये 60 डिग्री हो गए, ये 30. ये आर मुझे पता करना है और ये थीटा, मतलब 60 डिग्री प्लस थीटा प्लस आर इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो होगा। अब मुझे बस क्या करना है, आर पता चल जाए सारा गेम चेंज हो जाएगा। अरे लगा दे स्टेंस लॉ, साइन आई साइन आर इक्वल टू म्यू, साइन 60 डिग्री साइन आर 1√3, साइन 60 कितना होता है? 1/√2 अपॉन साइन आर √3 से √3 कट गया। अब ये देखो 1/2 साइन आर इक्वल टू 1, यानी साइन आर इक्वल टू 1/2, साइन को इधर भेज दो तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2, तो आर की वैल्यू कितनी हो गई? तो ये कितना हुआ? आर हमारा 30 डिग्री, तो 60 प्लस थीटा प्लस 30 इक्वल टू 180, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। सर 180 कर दो सर। थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्या आंसर कितना होगा? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। डन। एंड दिस इज ऑल अबाउट द रियल डेप्थ एंड अपीयरेंट डेप्थ। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं आपको TIR कराऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।